हाय एवरीवन। तो आज फिर से हम पहुंच चुके हैं इंस्टाग्राम लाइव सेशन में। यहाँ आज हम मुखातिब होंगे जीशान अयूब सर से। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जीशान सर जो हैं वो भी दिल्ली के ही हैं। दिल्ली में एक शहर है ओखला, तो ओखला करके एक शहर है दिल्ली का, वहाँ से आते हैं जीशान सर। 2011 में इनकी पहली फिल्म आई थी नो वन किल जेसिका, जिसमें लोगों ने इनके काम को खूब सराहा, काफ़ी प्यार दिया। 2004 में ड्रामा स्कूल में दाखिला लिए। वहाँ से सिनेमा थिएटर की बारीकियाँ सीखने के बाद 2007 में वहाँ से पास आउट होते हैं। हेलो सर। हाय, क्या हाल है आयन? क्या हाल है आयन? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? कैसा जा बस रहा है भाई बढ़िया। लॉकडाउन? बस भाई बढ़िया। कैसा जाता है लॉकडाउन? कैसा घर पे जाता है बैठे हैं। लॉकडाउन? घर पे बैठे हैं। तो फिर भी मुझे इस बात से यकीनन है कि आप कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे, कुछ तरीके की किताब पढ़ रहे होंगे, कुछ फिल्म देख रहे होंगे। हाँ, अलग अलग तरीके की यार हाँ, अलग अलग किताबें तरीके की यार किताबें जो मिल रही हैं वो पढ़ जो रहा मिल हूँ। रही है वो पढ़ रहा हूँ। और मतलब मेरा वही और मानना है कि मतलब ये मेरा वही बेस्ट मानना है कि ये तरीका है बेस्ट कि तरीका है कि जो आपने नहीं पढ़ा जो आपने नहीं पढ़ा और आपने रख रखा था कि और बाद में आपने कभी रख रखा पढ़ेंगे, था कि बाद में कभी उस पढ़ेंगे, वक्त के लिए सबसे उस बेहतर है। वक्त के लिए सबसे इस बेहतर टाइम है। पे आप कुछ लंबा इस नॉवल टाइम पे उठा आप कुछ सकते हैं लंबा जो नॉवल उठा जनरल सकते तौर पे हैं आप जो अवॉइड जनरल तौर कर पे आप देते हैं अवॉइड बिजी रहने के कर चक्कर में। बिजी रहने के चक्कर। तो ये है बस। जी, सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो लोग हमें देख रहे हैं उसमें से यकीनन ज़्यादातर लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए थोड़ा सा आपका एक इंट्रोडक्शन दे दूँ कि जीशान सर दिल्ली का एक शहर है ओखला, वहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ से आते हैं सर। और वहाँ से निकलने के बाद सर दिल्ली यूनिवर्सिटी आते हैं, किरोड़ीमल दिल्ली कॉलेज का एक से इलाका अपनी है। दिल्ली का एक इलाका है मतलब ओखला, हाँ इलाका, सॉरी। तो वहाँ से आते हैं सर, और उसके बाद किरोड़ीमल कॉलेज से सर अपनी ग्रेजुएशन पूरी करते हैं। उसके बाद ड्रामा स्कूल में दाखिला लेते हैं 2004 में, और 2007 में वहाँ से पास आउट होके फिर बम्बई के लिए रुख लेते हैं। और तकरीबन नहीं, 2007 में 25-30 नहीं, फिल्मों में अब बॉम्बे 2010 में। बॉम्बे 2010 में 2010 में बम्बई आना हुआ। तो उसके बाद यकीनन सर 25-30 फिल्मों में आपका ये जो 10 साल में आप 25-30 फिल्म किए, और उसमें से एक पे एक फिल्म सर कमर्शियली सक्सेसफुल रही है। तो सर हम शुरुआत करते हैं अपने ग्रोइंग अप ईयर्स के बारे में। कुछ बताइए थोड़ा सा हमें, कैसा था आपका बचपन? यार बचपन जैसा एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल लोअर क्लास मिडिल फैमिली का क्लास या होता है मिडिल क्लास वैसे ही फैमिली का था। होता है वैसे ही था। और अपना पढ़ाई लिखाई पे ही ज्यादा ध्यान देते पढ़ाई थे, लिखाई पे ही ज्यादा मतलब ध्यान घर देते वाले थे, हमारा ज्यादा घर ध्यान वाले इस तरह का। हमारा ज्यादा ध्यान। जी तो यही था यार, मतलब क्रिकेट वगैरह खेलते थे मोहल्ले में और मस्ती काटा करते थे। इंजीनियर बनने तो का फुल शौक दिल था। जी हाँ, पर अच्छे किसी कॉलेज में कंप्यूटर्स नहीं मिल रहे थे, हमारा टाइम था सब कंप्यूटर्स ही करना चाहते थे, तो किसी अच्छी उसमें नहीं मिल रही थी इंस्टीट्यूट में। तो एक साल का ड्रॉप जी लेने के चक्कर में मैं डीयू गया था और डीयू पहुंचा किरोड़ीमल कॉलेज। तो वहां पे मैंने ड्रामा सोसाइटी ज्वाइन करी उनकी। और उसके बाद लत लग गई यार, बस बिगड़ गए। सर, बहुत लोगों को ये चीज नहीं पता होगी कि आपके खानदान से भी बहुत सारे लोग, आपके अम्मी अब्बू, वो भी रंगमंच के दुनिया से आते हैं। और आपकी जो नानी थी वो भी सर ऑल इंडिया रेडियो की फर्स्ट एंकर, फीमेल एंकर थी ऑल इंडिया हाँ रेडियो की। हाँ तो ये माहौल आपके घर में बचपन से तो था ही, वो चीज देखने को हाँ आपको मिला था कभी? 12 तक, ग्रेजुएशन तक ये चीजें आप कितना इससे? हाँ, मतलब एक आध दो नाटक वगैरह देखे थे यार, ऐसे कोई बहुत ज्यादा हम देखते नहीं थे। एक्सपोजर उस तरह जी से इतना ज्यादा खुला हुआ नहीं था, बट हाँ उसकी वजह से शायद ये था कि कभी भी मैं इस फील्ड को लेके, इंडस्ट्री को लेके कभी ऑस्ट्रक नहीं था। कभी ऐसा नहीं था कि अरे वाह ऐसा होता है, फिल्म में लोग ऐसे लोग काम करते हैं, थिएटर में ये होता है, ऐसा कोई जी शौक या एक्साइटमेंट नहीं थी। और मैंने एक्चुअली 12वीं तक तो यार कुछ नाटक वाटक उस तरह से करे। कॉलेज पहुंचने के बाद ही मेरा शुरू हुआ।
जी। तो थोड़ा सा मैं आपके इंटरव्यूज वगैरह देख रहा था, उसमें सर पता चलता है पहले आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, क्रिकेटर में भी आपने नेशनल खेला, फिर बास्केटबॉल से आप बास्केटबॉल खेलना चाहे, फिर बास्केटबॉल में भी आप स्कूल लेवल तक खेले, ठीक ठाक खेले, फिर लगा कि यार ये भी अपने बूते नेशनल की चीज नहीं है, पूरे फिर में आप नेशनल। फिर एयरफोर्स जाना चाहते थे, देन फिर एक्टर। ये क्या था, ये चार चार चीजों से? नहीं, आई थिंक यार वो जो एक उस उम्र में सबके साथ होता है वही पैटर्न था कि अलग अलग चीजें थी जी जो चाहता था। तो जब क्रिकेट में ज्यादा मजा आ रहा था तो ऐसा लगता था कि यार क्रिकेटर ही बनेंगे। और वो तो एक्चुअली जी पीक भी था इंडियन क्रिकेट का एक लेवल पे। आई थिंक सबसे ज्यादा ग्रो उसी टाइम पे कुछ नहीं, वो मैसेज से मेरा ध्यान बटा। तो उस टाइम पे मतलब बहुत जी कमाल की टीम इंडिया की बन रही थी। इंडिया वाज बिकमिंग वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। तो एक वो एक्साइटमेंट थी कि नहीं यार हम भी कुछ करेंगे, खेलेंगे। तो आई वाज अ बॉलर। उसके बाद फिर बास्केटबॉल खेलने का इत्तेफाक लगा स्कूल में ही, और उसमें मजा आने लगा। तो फिर उसके बाद एनबीए वगैरह, तभी तभी ईएसपीएन वगैरह इंडिया में आना शुरू हुए थे। तो एनबीए देखा करते थे, और उसमें से फिर जी और एक्साइटमेंट आती थी कि नहीं यार बास्केटबॉल खेलेंगे, बास्केटबॉल खेलेंगे अच्छी। तो वो भी एक टाइम तक खेली। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग के साथ साथ वो पैशन हुआ करता था डिफेंस में जाने का। तो उसी चक्कर में किसी ने बताया कि उसके लिए फॉर्म भरा जाता है एनडीए का। तो एनडीए का फॉर्म भर दिया, वो क्लियर हो गया, चले गए एसएसबी में। अगर मेडिकल नहीं हुआ तो जो भी, वो पूरी एक फिर जर्नी रही। पर ये सब चीजें मतलब मैं ट्राई ही कर रहा था, और उसी के दौरान ही मैंने नाटक भी ट्राई करे, और नाटक पे टिक गया। इतना ही बोलूंगा, बाकी चीजों से निकलता चला गया। थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, फिर इंटरेस्ट हो गया, फिर आगे बढ़ गया। वैसे कॉलेज आने के बाद मेरे पास सीडीएस देने का मौका था, कॉलेज खत्म होने के बाद दोबारा डिफेंस में जाने के लिए, पर फिर मैंने नहीं दी। जी मतलब तब फिर और चीजों में ज्यादा ध्यान चला गया था, और चीजें देखने लगा। अच्छा सर, किरोड़ीमल जाने का आपका एक ये भी वजह था कि आप क्राउड के चक्कर में किरोड़ीमल पहुंचे थे, आपको क्राउड चाहिए था कि थोड़ा सा क्राउड वाला कॉलेज हो, इस तरीके की, तो इस खोज में आप किरोड़ीमल पहुंच जाते हैं, जो कि मैं गेस करता हूं कि ओखला से सर वो किरोड़ीमल 25-30 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन हाँ, आप फिर भी किरोड़ीमल 25 सेलेक्ट किलोमीटर करते हैं और वहां जाते हैं। और हाँ कॉलेज के शुरुआती दिनों में जी हाँ, नहीं बोलो बोलो, सवाल पूरा बोलो। तो ये बोल रहा था सर कि कॉलेज के शुरुआती दिनों में ही आप 10-15 दिन होते हैं आपके कॉलेज में, और आप देखते हैं एक वर्कशॉप के लिए पोस्टर देखते हैं, और फिर वो वर्कशॉप में आपकी रुचि होती है, तो वो क्या था, किस तरीके से वो हुआ, वो थोड़ा सा बताइए हमें। हाँ नहीं, मतलब देखो कॉलेज सेलेक्ट करने का तो वही है कि ड्रॉप ईयर ही लेना था। ऐसा तो कुछ था नहीं कि कंटिन्यू करना है उस तरह से। तो जी कुछ सुने हुए नामों में किरोड़ीमल कॉलेज का नाम था डीयू में, कि हाँ ये कुछ एक का हाँ नाम है, और अच्छे लोग होते हैं, तो और आसपास वही क्राउड अच्छा मिलेगा, उसके चक्कर में आदमी निकल गया। और हम वहाँ पहुंचे, और वही है कि मेरे प्रैक्टिकल्स नहीं हो रहे थे। मैं साइंस का स्टूडेंट था, पर शुरुआत के 1-1.5 महीने जनरली प्रैक्टिकल्स होते नहीं थे हर टाइम पे डीयू हाँ में। तो प्रैक्टिकल्स नहीं हो रहे थे, तो दोपहर में घर जाने का नहीं करता था इतने दिन। तो वहीं इधर उधर टाइम पास करते थे। तो एक दिन ये देख लिया मैंने पोस्टर थिएटर वर्कशॉप का, तो बस फिर वो ज्वाइन कर लिया, और इसी में लग गए। घर से 500 रुपये मिलते हैं आपको आईआईटी के फॉर्म भरने के लिए, कि ठीक है ये आईआईटी का तुम फॉर्म भर लो, और उस 500 रुपये में आप दोस्तों के साथ पार्टी कर लेते हैं, और इस तो क्लियर था कि मुझे आईआईटी नहीं करना, मुझे क्राउड के लिए जाना है दिल्ली यूनिवर्सिटी। नहीं 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 नहीं, डीयू वगैरह तो सब इसके बाद आया हुआ ऑप्शन है। नहीं, अच्छी जगह पे नहीं एडमिशन मिल रहा था, वो तब का ऑप्शन है। आईआईटी वाला वो नहीं था यार। मेरी उस टाइम पे ना उतनी तैयारी नहीं थी। मतलब जैसे मैं हमेशा कई इंटरव्यूज में मैंने पहले भी बोला है कि मेरी जी केमिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं थी। केमिस्ट्री में मुझे हाँ प्रॉब्लम होती थी, मैं अटकता था। मैथ्स और फिजिक्स काफी अच्छी थी। तो मुझे ये एक जी आइडिया था कि यार आईआईटी तो क्लियर होगा। तो बिना बात के वो पैसे जो है वो आईआईटी वालों को 500 रुपए क्यों बिना पे दूं। मतलब ना मैं ऐसा ही आदमी हूँ कि अगर भर दिया है तो मैं पढ़ाई करता, और मैं डिसाइड करता कि नहीं अब तो क्लियर करूंगा ही। जिन चीजों में मजा आ रहा था वही चीजें करे जा रहा था, करता था वक्त। जी सर, किरोड़ीमल में आपके दोस्त थे,
राजशेखर हो गए जो लिरिसिस्ट हैं, वहाँ के अली अब्बास जफर वहीं से हैं, और फिर हिमांशु शर्मा जो कि राइटर भी हैं और कई सारी फिल्में लिख चुके हैं, इन सब के साथ। हाँ। और जो वर्कशॉप में आप गए थे वो अमितोष नागपाल जो कि अभी एनएसडी के प्रोफेसर भी हैं, तो उनके साथ आपका वर्कशॉप था नहीं, जिसमें आप जाते हैं। अमितेश ग्रोवर, नागपाल तो एनएसडी का जी जी। वो अमितेश ग्रोवर तो है, इन जो सब के हमारा साथ third year वहाँ का कैसा था माहौल? इन सब के साथ कैसे आप समय व्यतीत करते थे इन लोगों के साथ ज्यादा? हाँ हाँ, सारा समय इन्हीं के साथ व्यतीत होता था यार। हम सारे दोस्त थे, तो सारे पूरे वक्त हम साथ में रहते। तो कॉलेज में कैसे होता है, सब जो एक गुट बन जाता है, सब उसी में सब साथ में पड़ा रहते हैं, हंसी मजाक उसी में चलता रहता है। तो सारा दिन ही हम जी। साथ रहते थे, सारे लोग। तो ड्रामा स्कूल के बारे में कैसे पता चला फिर? नहीं, आप जब थिएटर वगैरह कर रहे होते हैं तो आपको एनएसडी के बारे में तो पता लगता है। तो बड़ा मुश्किल है कि आप लेके ऐसी कोई एनएसडी जैसी चीज है हिंदुस्तान में। और बचपन में भी एक बेसिक बचपन तो था ही कि हाँ भाई, एनएसडी से बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स निकले हैं, बहुत अच्छे अच्छे थिएटर प्रैक्टिशनर्स निकले हैं। तो जी फिर लगा कि यार अगर इसको आगे परस्यू करना है तो थोड़ा सा करना चाहिए। ऐसे ही बस मुंह उठा के काम कर लेंगे वाला नहीं रखते हैं। और उसके पीछे की भी वो छोटी सी कहानी थी। मैं बॉम्बे आया, सही नहीं लगा, वापस चला गया। आपने अक्स देख ली और उसके बाद फिर आप वापस चले जाते हैं। हाँ, फिर मैं वापस चला गया। तो पहली बार दिया तो मेरा हुआ नहीं एनएसडी में। सेकंड अटेम्प्ट में फिर मेरा एडमिशन हो गया। तो फिर वही था बोला, एनएसडी तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे मेरा मानना है जाना ही चाहिए था, और तो गया इसलिए। जी सर, हम आते हैं आपके फिल्मी करियर पे। ये तो आप ठीक है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से फिर आप निकलते हैं 2007 में पढ़ के, फिर उसी साल आप शादी भी कर लेते हैं, और फिर आप 2010 में बम्बई आते हैं। वो भी आप बम्बई बस इसलिए आते हैं क्योंकि आपको दूसरे जगह जाना था, आप पढ़ाने के लिए, सीखने के लिए जा रहे थे लंदन, फिर आप बम्बई आते हैं। सर, आपने कई सारी फिल्में की है, कई तरीके की फिल्में की है, लेकिन इसमें ज्यादातर आप हीरो के दोस्त के रोल में आते हैं, सपोर्टिंग रोल में आते हैं। लेकिन सर, दो पिक्चर मैंने आपकी देखी, एक फिल्म थी समीर और एक फिल्म है आर्टिकल 15। इस दो फिल्म में जो आप मुझे दिखे, उसमें सर आपका सबसे उम्दा काम मुझे आपका जो इस दो फिल्मों से मतलब मुझे लगा कि मतलब ओहो, मतलब क्या काम है ये। तो सर, क्या रियलिस्टिक सिनेमा से आपका कितना लगाव, क्योंकि आप ज्यादातर फिल्में कमर्शियल की हैं, रियलिस्टिक सिनेमा से कितना लगाव रहा है, और इस तरीके की फिल्में करना और चाहते हैं या नहीं? हाँ, मतलब यार देखो, हमेशा से रियलिस्टिक सिनेमा ही ज्यादा पसंद आता था एक लेवल पर। तो एस्पिरेशन वही करने का था। पर इत्तेफाक की बात वही हुई, मैं यहाँ पे आया और मुझे पता नहीं कैसे लकीली कमर्शियल फिल्मों में काम मिलता गया और लोगों को पसंद आता गया करते गए। मतलब मुझे फन तो आ ही रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं कोई नहीं यार इसी तरह का सिनेमा करना है, उस तरह का सिनेमा नहीं करना। वैसे मेरी कोई बायस नहीं है। तो मेरा वो क्लियर था तो कि भाई जो भी। पर हाँ, मतलब ये उस तरह का सिनेमा है, ये दोनों ही जो आपने फिल्मों का जिक्र किया, समीर भी और आर्टिकल 15 भी, और थोड़ा शाहिद के लिए भी बोलूंगा। जी जी जी, बिल्कुल। रोल छोटा था मेरा, पर स्टिल ये जो तीन फिल्में हैं, ये फिर भी ज्यादा जिस तरह की फिल्में मैं करना चाहता था हमेशा से, ज्यादा उस कैटेगरी में फॉलो करती थी। अच्छा, बात नहीं है, तो सोशली रेलेवेंट कि मुझे बाकी फिल्मों से कोई परहेज, बाकी फिल्में मैं उतनी एंजॉय कर रहा हूँ। जी सर, होता है कि हमें कमर्शियल सिनेमा ज्यादा शोहरत दे दे, ज्यादा नाम दे दे, ज्यादा पैसा दे दे, लेकिन रियलिस्टिक सिनेमा बतौर एक्टर करके सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलता है कि हाँ, मतलब ये ऐसा सिनेमा मैंने किया है कि मुझे सुकून है कि इस तरीके का काम मैंने किया है। तो सर, एज एन एक्टर, एज ए परफॉर्मर, क्या चैलेंजेस आप आने वाली सिनेमा में देखना चाहते हैं कि मैं इस तरीके का कैरेक्टर करना चाहता हूँ? कि एक्टर वाला सेटिस्फैक्शन का नहीं होता। आपको अलग अलग चीजें करते रहते। तो मैं तो हमेशा वो
बहुत ही वो खराब बात लगती है कि ये मानना रियलिस्टिक सिनेमा या रियलिस्टिक एक्टिंग चीज, आई थिंक इसी चीज ने सिनेमा को कमर्शियल नहीं बनने दिया है, एटीट्यूड है। तो वो बिना बात के माना जाता है कि वो ज्यादा सुप्रीम आर्ट है और वो ज्यादा कुछ ऐसी बात तो बाकी आर्ट नहीं कह सकती। तो मैं ऐसा नहीं, लेकिन आपको मतलब जिस तरह का मैं इंसान हूँ उसमें ज्यादा डिस्ट्रैक्शन मुझे इस तरह की फिल्में करके मिलती है, जो रियलिस्टिक तो नहीं बोलूंगा मैं, बट जो सोशली रेलेवेंट फिल्म, मुझे वो फिल्में करके ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है। इत्तेफाक की बात यह है कि जो 3 मैंने करी वो तीनों ही रियलिस्टिक फिल्में थी जी, एक लेवल तक, तो इसलिए जो है वो ऐसे बैठ गया है। बट जनरली भी मतलब मैं ये वाला डिफरेंस मानता नहीं। हाँ मतलब ये मुझे लगता है कि इसी ने हम लोगों को रोक रखा है, इसने हमारी आर्ट को ना कहीं रोक रखा है। वो हम लोगों को ना अंदर से। जी सर, हम शुरुआत जब हम ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते हैं, और मैंने ये चीजें आप में देखी है और इस चीज में मैं तारीफ करते हुए बिल्कुल नहीं हिचकूंगा कि सर आप बतौर एक्टर होने के बावजूद एक नागरिक होने के, एक अच्छे नागरिक के रूप में दिखते हैं, चाहे वो ट्विटर हो, ट्विटर के जरिए लोगों को दिखते हैं या किसी न्यूज चैनल के थ्रू आते हैं आप, और चाहे वो कहीं भी कुछ हो रहा है आपको जो लगता है कि ये मेरा परसेप्शन है उस चीज पे आप खुल के सामने दिखते हैं लोगों के सामने। तो इस पे सर मेरा एक ये सवाल था आपसे, मुझे पता नहीं ये सवाल पूछना चाहिए या नहीं, क्योंकि फिर भी अगर आपको लगे तो आप स्किप कर सकते हैं। तो जैसे सर हम रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं ना, जैसे मक्का मदीना या मंदिर गुरुद्वारा जाते हैं, तो सर वहाँ कितनी शांति होती है, हम अपनी बात भी बहुत चुप्पी से कह रहे होते हैं, बहुत शांत माहौल में हम कहते हैं अपनी बात। लेकिन वही आप उस प्लेस से बाहर निकल जाइए और इस चीज की इतनी मारामारी हो रही होती है कि अपनी ही बात कहने में, जहां रिलीजियस प्लेस पे आप चुपचाप कह के आ जाते हैं और बाहर में इतना सर शोरगुल क्यों हो रहा है? अरे यार मतलब ये तो खैर बहुत बड़ा सवाल है, ये तो वजह से तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स दुनिया में चली रही है। रिलीजन जो है यार वो बहुत ही इंडिविजुअल चीज एक लेवल पे होती है, उसके जो खासतौर पे रिचुअल्स होते हैं, तो आप जब जाते हैं तो आप स्पिरिचुअलिटी के तौर पे आप पहुंचते हैं। जब आप कोई मंदिर जाता है या मस्जिद जाता है या गुरुद्वारा जाता है, चर्च जाए, कहीं भी जाता है, तो वो एक अलग तरह का कनेक्शन के लिए आदमी अपनी पीस फाइंड करने के लिए, जो कहीं ना कहीं एक रिलीजन का, किसी भी रिलीजन का वो फंडा होता है, तो वो उसके चक्कर में आदमी जाता है। पर ये जो बाहर जो चल रहा है या चलता है वो तो यार बहुत अलग चीज होती है। वो तो प्रोपेगेंडा होता है। वो तो जो बड़े लीडर्स होते हैं वो तो वो अपने फायदे के लिए धर्म का इस्तेमाल, तो वो तो दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। यार मेरे ना कुछ नेटवर्क का भी मसला हो रहा है दोस्त, मुझे लगता है यार, मैं सॉरी बट मैं विदा भी लेता हूँ। काफी देर हमने बात करी, अगर कोई और सवाल है आपका तो मैं जवाब देता हूँ, फिर मैं विदा लेना चाहूंगा आपसे अभी के लिए। जी मेरे कमेंट्स आ रहे हैं, हाय हाय हाय। सॉरी यार मैं इग्नोर करता गया आप लोगों को, हमारी कुछ जरूरी बातचीत हो रही थी तो मैं कमेंट्स में ध्यान नहीं दे पा रहा था। सर एक गैप है आपका सिनेमा में, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स रिलीज होने के बाद। देखो ये सब खुलेगा लॉकडाउन तो पता चलने लग जाएगा अपने आप, डोंट वरी। वो एक बार प्रोडक्शन हाउस की तरफ से उसके बेसिक प्रमोशंस की शुरुआत हो तो ज्यादा बेहतर है। मैं यहाँ ज्यादा मजा नहीं आएगा। और हाय हाय, आई लव यू टू, वालेकुम सलाम। जी जी जी, थैंक यू सर। एक सवाल ये था कि तनु वेड्स मनु रिटर्न्स होती है आपकी 2015 में रिलीज होती है तनु वेड्स मनु, और 2017 में आती है रईस। इस 2 साल में कहाँ थे आप? कहाँ रिलीज होती है? रईस 2017 में आती है, तो इस बीच में 2 साल का जो सर गैप है उसमें क्या कर रहे थे, क्या चल रहा था आपके दिमाग में? किसमें? सर तनु वेड्स मनु जो रिलीज होती है 2015 में और फिर 2017 में रईस आती है। नहीं सर, क्योंकि मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो
आपने ये चीजें सोच ली थी कि मुझे अब नहीं करनी, मुझे सपोर्टिंग कास्ट अब नहीं करना है, क्योंकि आपने रईस में हामी भर चुकी थी इसलिए आप रईस करने चले गए और सोचे थे कि इसके बाद नहीं करूंगा। नहीं, सपोर्टिंग का नहीं था, पर हाँ मेरा ये था कि यार एक्टिंग से ही मैं थोड़ा सा विरक्त हो गया था। मुझे लग रहा था कि यार कोई फायदा नहीं है, एक्टिंग में मजा नहीं आ रहा है। तो रईस से पहले मैं उस वाले फेज पे जरूर, पर वो ऐसा नहीं था कि मैं उस टाइम पे काम नहीं कर रहा था, पर हाँ ये काम करने की ही वजह से कुछ ऐसा ना बहुत मजेदार प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था जी। तो मजा नहीं आ पा रहा था परफॉर्म करने में। तो लग रहा था कि यार बोर हो रहे हैं तो कुछ बदलने की जरूरत है। तो इस चक्कर में फिर मैं निकलने की सोच रहा था, फिर रईस तो रुक गया जी। सर सही है, ठीक है दोस्त, तो चलिए आ रहे हैं। मैं अभी तो निकलता हूँ, मैं माफी चाहूंगा और इजाजत चाहूंगा आपकी। जी सर। और सारे के लिए सुनने के लिए गया, और फिर कभी मुलाकात करते हैं, फिर कभी ऐसी बातचीत करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये थे आज हमारे जीशान सर हमारे साथ। तो आप लोग भी, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट अपने लाइव सेशन में और किन्हीं को बुलाएं। तो तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।